सो नाउ वी डिस्कस सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या उनके गुणधर्म होते हैं। देखिए आपने ट्वेल्थ में, नाइन्थ में और 11th में आपने पढ़ा है फिजिक्स में दो तरह की क्वांटिटी होती है, एक होता है वेक्टर और एक होता है स्केलर, एक होती है सदिश और एक होती है अदिश। ये हमने बखूबी पढ़ रखा है, वेक्टर और स्केलर पढ़ रखा है। वेक्टर वो होता है जिसके पास डायरेक्शन भी होती है और जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, जिसका परिमाण भी होता है और उसकी दिशा भी होती है। स्केलर वो होता है जिसके पास सिर्फ परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होती है। ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज है वो किस टाइप की क्वांटिटी है, आइदर वेक्टर और स्केलर। वो क्या है, स्केलर है या वेक्टर? तो हम ये कहते हैं कि चार्ज जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वो एक अदिश राशि होती है। अब चूंकि ये अदिश राशि है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो व्हेन वी ऐड द ग्रुप ऑफ चार्जेस वी जस्ट अप्लाइड नॉर्मल एल्जेब्रिक कैलकुलेशन, एल्जेब्रिक सम। ओके, कैसे? देखिए मैं ये बोलूं आपसे, अगर ये क्वेश्चन दे दूं मैं कि एक कोई चार्ज है ए जिसकी वैल्यू कितनी है 5 कूलम, उसकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड। दूसरा जो है उसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, यह है 6 कूलम। तीसरा जो है वो इधर की तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ, और इसकी जो है 7 कूलम। तो बताइए टोटल चार्जेस कितना है? तो आपको जरा सा भी दिमाग नहीं लगाना है, आपने क्योंकि पढ़ रखा है कि चार्जेस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। अगर स्केलर क्वांटिटी है तो उसमें डायरेक्शन का कहीं रोल नहीं है, डायरेक्शन का अगर रोल नहीं है तो हमें नॉर्मल एल्जेब्रिक कैलकुलेशन करनी है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और 5 11 और 7 18 कूलम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या कह रहा है, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, और चार्जेस कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए जब भी चार्ज को ऐड करना है तो जो नॉर्मल बीजगणित की जो योग करते हैं हम, वैसे ही इसको करना है, डायरेक्शन का कहीं रोल नहीं होता है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में, आपको ऐसे क्वेश्चन दे दे, अलग अलग डायरेक्शन दे दे, अलग अलग एंगल में चार्ज को बता दे, फिर भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें सिर्फ क्या करना है, उसका एल्जेब्रिक कैलकुलेशन करनी है। ओके, अगला देखिए आप, स्पीड डिपेंडेंसी। देखिए एक चार्ज है ए, इसकी जो वेलोसिटी है वो है 5 मीटर पर सेकंड। दूसरा जो चार्ज, यही चार्ज है, इसका वैल्यू थी 6 कूलम। कितनी थी? 6 कूलम। ओके, अगर मैं इसकी स्पीड को इंक्रीज कर दूं बाय 2 मीटर पर सेकंड, तो स्पीड कितनी हो गई? 7 मीटर पर सेकंड। बोलो इसका चार्ज कितना होगा? क्या चार्ज की वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा? आंसर है नो। क्यों? क्योंकि चार्ज की जो वैल्यू होती है, चार्ज का आवेश का जो मान होता है, वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। समझ गया मेरी बात? चाहे स्पीड 0 हो, चाहे स्पीड कितनी भी हो, उस चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी? वही रहेगी। आपको एग्जामिनर घुमा फिरा के पूछ सकता है, इफ अ चार्ज हैविंग, if a charge if a charge A having a charge of 6 coulomb and the speed is 5 meter per second, if the speed increased by 2 meter per second, now calculate the total charge on particle A or total charge of A. So we will say that charge will remain same because the charge does not depend on speed. चार्ज जो है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। समझ गए इतनी सी बात? ये चले आगे, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, देखिए यहां पे एक न्यूट्रल एटम था, ये प्लस थे, ये इलेक्ट्रॉन थे। अगर मैं इसको पॉजिटिव चार्ज बनाता हूं, अगर मैं इसको पॉजिटिव चार्ज बनाता हूं, तो नया कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? और यहां पे क्या होगी? एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ये बन तो पॉजिटिव चार्ज गया, लेकिन यहां पे क्या होगी? एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ये बात समझ में आ रही है? ये प्लस क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन की कमी, और माइनस क्या बताता है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पॉजिटिव नेगेटिव और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं पॉजिटिव चार्ज बना रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन मैंने, अच्छा एक चीज अब देखिए इसको,
अगला जो टॉपिक है वो है हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, जस्ट इट ट्रांसफर फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव और न्यूट्रल। ये इसका कंजर्वेशन का लॉ है। कैसे देखिए आप, ये मेरे पास एक न्यूट्रल एटम था और ये इसके इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। अब इस न्यूट्रल एटम को मैं क्या करता हूं, नेगेटिव चार्ज बनाता हूं। क्या बनाता हूं मैं? नेगेटिव चार्ज। जैसे ही मैंने यहां नेगेटिव चार्ज बनाया तो ये इलेक्ट्रॉन आएगा यहां पे एक्सेज में। ये इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेज में आएगा यहां पे ये, तो कहीं अगर नेगेटिव चार्ज बन रहा है तो साथ में कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज भी बन रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से तो आएगा। तो मान लो ये ए है तो ये बी है, तो यहां पे देखिए क्या हुआ, ये तीन थे, लेकिन तीन में से ये यहां चला गया, तो यहां पे क्या हो जाएगी, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस को कैसे शो करते हैं हम? प्लस से। कैसे शो करते हैं हम एब्सेंस को? प्लस से। तो ये प्लस आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज कंजर्व है, चार्ज संरक्षित है। पहले ये दोनों न्यूट्रल थे, कोई दिक्कत नहीं थी। इस न्यूट्रल को मैंने क्या बना दिया? इस न्यूट्रल को मैंने बना दिया नेगेटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेज कर दिए। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेज हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया है, तो ये कहीं ना कहीं क्या करके आया है? अपनी कमी छोड़ के आया है। बात समझ में आई है? ये कहीं ना कहीं कमी छोड़ के आया है। इसका मतलब ये एक्स्ट्रा नहीं हुआ है। ये अगर नेगेटिव चार्ज है तो कहीं ना कहीं क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज बना के आया है। और जैसे नेगेटिव पॉजिटिव को पास में लाऊंगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल, क्योंकि ये एक्सेस वाला कहां चला जाएगा? वापिस यहां पे चला जाएगा। तो कंजर्व मतलब समझे आप? संरक्षित। पहले दोनों न्यूट्रल थे, हमने इनको क्या कर दिया? एक को बना दिया नेगेटिव, एक को बना दिया पॉजिटिव, लेकिन अभी भी ये कंजर्व है। कैसे? जैसे मैं इनको पास में लाऊंगा तो ये वापस क्या बन जाएंगे? न्यूट्रल बन जाएंगे। बात समझ में आई आपको? इसलिए चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। चार्ज जो हमने तो क्रिएट नहीं किया है, ना हमने डिस्ट्रॉय किया। हम तो क्या करते हैं, सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं, जनरेट नहीं कर सकते, हम क्रिएट नहीं कर सकते। तो हम अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो हमने क्या किया, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर लिया है। तो जैसे ही मैंने इलेक्ट्रॉन एक्सेस किया है तो हम क्या बोलेंगे, भाई तो कहीं ना कहीं अपनी कमी छोड़ के आया है, तो नया उत्पन्न नहीं हुआ है, तो कहीं से आया है, और जैसे मौका मिलेगा तुझे वापस जाना है वहां पे। समझ में आई बात आपको? अरे बोलो, है ना? जैसे भाई देखो, मेरे पास 500 रुपए हैं मेरे जेब में और ये मेरी बैंक है। अब मैं गया और बैंक में 500 रुपए जमा करवा के आ गया, तो क्या मैं ये कहूंगा मेरे 500 रुपए चले गए? नहीं बोलूंगा। अगर मेरे पास 500 रुपए नहीं था, बैंक में गया, वापस में 500 रुपए लेके आ गया, तो मैं क्या ये कहूंगा कि मेरे पास 500 रुपए आ गए? नहीं। बैंक में थे तो भी 500 रुपए थे, जेब में है तभी 500 रुपए। बस वो पैसा जो है एक जगह से दूसरी जगह पे चला गया, उसकी जो फॉर्म है वो चेंज हो गई है, लेकिन है तो 500 के 500 ही। वो 500 से ना तो 600 हुए ना 400 हुए। तो ये क्या है? कंजर्वेशन ऑफ 500। तो यही क्या? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। तो अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो कहीं ना कहीं अपनी क्या है, कमी छोड़ के आया है ना, एब्सेंस छोड़ के आया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जनरेट नहीं हुआ है, ये सिर्फ ट्रांसफर हुआ है। तो ये क्या प्रॉपर्टी हुई इसकी? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगला है अपना क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? देखिए, अगर आपसे कोई पूछे क्योंकि बॉडी है, ये कोई एक बॉडी है ए, इस पे कितना चार्ज है, तो चार्ज को पता करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, Q इक्वल्स टू NE। कौन सा फॉर्मूला है? Q इक्वल्स टू NE। E क्या है वहां पे? E सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और वो कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। N क्या है? N वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जिनको आपने ट्रांसफर किया है एक बॉडी से अनदर बॉडी में। Q क्या है? Q वो चार्ज है जो जनरेट हुआ है। कैसे? देखिए आप, ये मान लो एक न्यूट्रल एटम था, हमने क्या किया, हमने यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से लिया, इसको दे दिया हमने। तो बोलो इस बॉडी पर अब चार्ज कितना होगा? तो इस बॉडी पे चार्ज कितना होगा? इस बॉडी पे चार्ज होगा Q इक्वल्स टू NE। N कितना हो गया? कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया हमने? 2।
ई कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो ये हमारा क्या हो गया, क्यू हो गया। बात समझ में आई आपको? तो क्वांटिनेशन को छोड़िए, आप इसको समझिए एक बार। Q इक्वल्स टू एन का मतलब समझा? Q क्या है, वैल्यू ऑफ चार्ज, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमने ट्रांसफर किए हैं, ई क्या है, द वैल्यू ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। क्वांटिनाइजेशन ये कहता है कि ये जो आप इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनको आपने ट्रांसफर किया है, ये मस्ट बी होल नंबर। ये क्या होने चाहिए, होल नंबर होने चाहिए, पूर्णांक में होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आप 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं, n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन आप 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकते, 1.6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकते, ऐसे फ्रैक्शनल में या डेसिमल में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? टुकड़ा करके इलेक्ट्रॉन कैसा देगा? देगा तो पूरा देगा, 1 2 3 5 10 ले जाओ, लेकिन टुकड़ा कर लिया, ले 1.5 ले जाओ, 1.25 ले जाओ, ऐसे कैसे ले जाओगे भाई? समझे इस बात को आप? तो क्वांटिनेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? क्वांटिनेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर मस्ट बी होल नंबर। आवेशों का क्वांटीकरण, क्या बोलेंगे इसको, आवेशों का क्वांटीकरण ये कहता है कि उन इलेक्ट्रॉन की संख्या जिसे हम एक निकाय से दूसरे निकाय में ट्रांसफर कर रहे हैं, उनका जो मान है वो हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए, यानी कि n मस्ट बी होल नंबर। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। एक सिंपल वे में समझिए इसको आप। जैसे बाय द वे, ये कोई एक दुकानदार है, ये कोई भाई साहब दुकानदार, इसके पास गए आप पेन लेने के लिए। क्या लेने गए? पेन, है ना। बोले भाई साहब मुझे 2 पेन चाहिए। कितने पेन चाहिए? 2 पेन चाहिए। तो ये 2 पेन क्या है मेरे पास? ये एन है। क्या है ये? एन है। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने बोला कि भाई एक पेन की वैल्यू कितनी है? हमने कहा एक पेन की वैल्यू, भाई हमने पूछा एक पेन की वैल्यू कितनी है? उसने बोला एक पेन की वैल्यू कितनी है? 1.5 रुपीज। तो ये एक पेन की जो वैल्यू, उसको क्या बोलेंगे हम? ई। क्या बोलेंगे? ई। तो बोलो टोटल वैल्यू कितनी हुई पेन की? वो हो गई 2 इंटू 1.5, दैट इज 3। तो क्यू क्या है? क्यू 3 है। 3 क्या है? चार्ज की वैल्यू है। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। कितनी बार कंफ्यूजन हो जाता है, सर आपने कहा कि डेसिमल में नहीं आना चाहिए, होल नंबर ही आना चाहिए। तो होल नंबर सिर्फ एन के लिए बोला है, क्यू की वैल्यू डेसिमल में आएगी, आ भी सकती है, क्योंकि ई की वैल्यू क्या है? 1.6। तो कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को। चलें आगे, ठीक है। न्यूमेरिकल कल सॉल्व करवाते हैं। अगला एक देख लेते हैं अपन, उसके बाद कल करेंगे अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस, है ना। देखिए हमने पढ़ रखा है कि लाइक चार्जेज में क्या होता है? फोर्स ऑफ रिपल्शन। और अनलाइक चार्ज में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समान आवेश के बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण। और असमान आवेश के बीच में क्या होता है? आकर्षण। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? देखिए, एक बस स्टैंड पे एक मांगने वाला बैठा हुआ है, मांगने वाला बैठा हुआ है ना। यहां पे एक देने वाले बाबूजी खड़े हैं, बढ़िया टाई वाई लगा के, एकदम मस्त, बहुत पैसा इनके पास, है ना। तो मुझे ये बताओ कि ये जो मांगने वाला है, ये इसके पास जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। और जब भी मांगने वाला इसके पास आ रहा है, उसके पास पैसा है, उसको देना भी है, तो क्या ये इससे नफरत करेगा? नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में क्या है? अट्रैक्शन तो है ही है, तभी तो ये पास आ रहा है। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि इसको चाहिए। क्यों? क्योंकि इसको देना है। दूसरी तरफ ये एक भिखारी बैठा हुआ है, ये एक भिखारी बैठा हुआ है, इसको भी जरूरत है पैसों की, इसको भी जरूरत है पैसे की। तो ये दोनों एक दूसरे जलेंगे कि नहीं जलेंगे? अगर तू मेरे फील्ड में आ गया, मेरा ग्राहक ले लिया, तो मैं इससे पैसा ले लेता, ये बोला नहीं मैं उससे पैसा ले लेता, तो दोनों के बीच में क्या है? रिपल्शन। बात समझ में आ रही है आपको? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज की बात करूं, किसकी बात करूं मैं? पॉजिटिव चार्ज की बात करूं, तो क्या है? देखिए, इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 3। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। इसको एक इलेक्ट्रॉन की क्या है?
रिक्वायरमेंट, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बात करूं इधर प्लस 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 ई ई, ये क्या है नेगेटिव चार्ज, और इस पे ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा इसको कैसे शो करेंगे हम, माइनस से, ये बन गया पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो देखिए मैंने ये बोला था कि दुनिया की हर चीज आइडियल कंडीशन में रहना चाहती है, न्यूट्रल कंडीशन में रहना चाहती है, ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। तो देखिए इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसकी प्रॉब्लम ये है कि इसको न्यूट्रल होना है। न्यूट्रल होने के लिए क्या चाहिए, इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसकी प्रॉब्लम ये है इसको न्यूट्रल होना है, लेकिन न्यूट्रल होने के लिए एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो उसको निकालना है। तो ये क्या करेगा, ये उसको ढूंढेगा जो इसका इलेक्ट्रॉन ले ले, ये उसको ढूंढेगा जो इलेक्ट्रॉन दे दे। तो बोले कि तू ले मेरा, और हम दोनों आ जाते पास में। जैसे दोनों पास में आए ये, तो ये इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ पे, तो ये भी बन गया न्यूट्रल, ये भी बन गया न्यूट्रल, और ये तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज था। समझ में आई बात आपको? तो इसलिए ऑपोजिट चार्जेस जो है वो क्या होते हैं, पास पास आते हैं, और उनके बीच में कौन सा फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब अगर उल्टा देखें तो ये भी अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो क्या ये पास में आते, नहीं आते। क्यों नहीं आते भाई, इसको भी कमी इसको भी कमी, ये पास में क्यों आएंगे, बात समझ में आ रही? और जब कोई पास में नहीं आ रहा तो ऑफकोर्स उनके बीच में कौन सा फोर्स है, फोर्स ऑफ रिपल्शन। कोई दिक्कत नहीं। इसलिए हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि ऑपोजिट चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स होता है, ऑपोजिट चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और सेम चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स होता है, सेम चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है। लेकिन हाँ, एक चार्ज पार्टिकल और एक न्यूट्रल के बीच में कौन सा फोर्स होगा, हमेशा फोर्स होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। याद रखना, अट्रैक्शन फोर्स किस किस के बीच में होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है अनलाइक चार्ज के बीच में, और एक चार्ज और एक न्यूट्रल बॉडी के बीच में भी कौन सा फोर्स होता है, अट्रैक्शन का ही होता है। क्यों होता है, देखिए अगर मैं बोलूं इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, पहला केस तो ये जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दूसरा ये जो क्या है न्यूट्रल है, और तीसरा ये जो खुद क्या है पॉजिटिव है। तो देखिए इसको पता है कि इससे तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा इलेक्ट्रॉन, इसको पता है कि इससे भी मिल सकता है, क्योंकि इसको अभी रिक्वायरमेंट किसी की नहीं है, ये फुलफिल है, ले सकता हूं। इससे लेना इजी है, इससे लेना थोड़ा सा टफ है, इससे तो ले ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं ले पाएगा, क्योंकि ये खुद क्या है रोना रो रहा है कि मेरे पास खुद की क्या है कमी है। बात समझ में आ रही है आपको? इसलिए हमने क्या बोला कि दो ऑपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन हो सकता है, एक चार्ज एक न्यूट्रल के बीच में अट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन दो चार्ज के बीच में कभी भी अट्रैक्शन, दो सेम चार्ज के बीच में कभी भी अट्रैक्शन नहीं होगा, वो तो रिपल्शन ही होगा। दो ऑपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन हो सकता है, तो अट्रैक्शन दो ऑपोजिट चार्ज के बीच में हो सकता है, एक चार्ज और एक न्यूट्रल के बीच में हो सकता है। तो आपसे ये पूछे कि पता करना है कि दो आपके पास पार्टिकल है, पार्टिकल ए और पार्टिकल बी, आपको ये पता करना है कि दोनों ही चार्ज्ड है, तो आप कौन से प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करोगे, रिपल्शन या अट्रैक्शन का? तो हम बोलेंगे हम अट्रैक्शन रिपल्शन का पता करेंगे। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन तो एक चार्ज और एक न्यूट्रल के बीच में भी हो सकता है, लेकिन रिपल्शन तभी होगा जब दोनों क्या हो, चार्ज हो। बात समझ में आ रही है? तो हमें यह कंफर्म करना है कि दोनों ही चार्ज पार्टिकल है, तो हम रिपल्शन फोर्स की सहायता लेंगे। अगर रिपल्शन फोर्स लग रहा है, इसका मतलब दोनों चार्ज है, अट्रैक्शन लग रहा है, तो हो सकता है कि दोनों ऑपोजिट हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि एक न्यूट्रल हो और एक चार्ज पार्टिकल हो। इसलिए कभी भी ये आइडेंटिफाई करना हो कि दोनों जो बॉडी है, दोनों जो पार्टिकल है वो चार्ज है, तो हम रिपल्शन फोर्स की हेल्प लेते हैं, न कि अट्रैक्शन फोर्स की। ठीक है, तो आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं कूलॉम्स लॉ और फिर मिलते हैं।